हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है उमायमा खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा। आज हम बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। पहले तो बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जिसमें यूएस जो है वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। सर आप बताएं, वेलकम टू द शो, और इस पर ज़रा रिफ्लेक्शन तो डालें। देखिए उमामा ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जाते जाते इस कॉरिडोर की बात की है। और आपको याद होगा कि G20 जब कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर पिछले साल, पिछले साल, तो प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे इंडिया। तो उस वक्त इंडिया ने बेसिकली इस कॉरिडोर को अनर्थ किया और कहा जी कि हम चाहते हैं कि जैसे तैसे ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बने, जिसमें मुंबई से लेके अरब वर्ल्ड यानी कि सऊदी अरब यूएई को इंगेज किया जाए, फिर वहां से इसको इसराइल के साथ लिंक किया जाए, और फिर आगे से ये यूरोप के साथ जिसमें इटली, ग्रीस, स्पेन, ये जो इलाके हैं इसको किया जाए। सो ये G20 जो समिट हुई थी इंडिया के अंदर सितंबर 2023 के अंदर, उसमें ये विजन रखा गया था। वो डॉन और जो बाइडेन जो है अमेरिका के सदर, वो जाते जाते इसका जिक्र करके गए हैं। इट मींस दैट दैट बाइडेन जो है इसको अमेरिकन खाते में डालते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को जो कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको लेके आ रहे हैं एज एन ऑल्टरनेट टू BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। हुँ, तो इंडिया कहता है क्योंकि चाइना मेरे नेबर में बैठा हुआ है और चाइनीज जो है ये काम कर रहे हैं कि वो जैसे तैसे उन्होंने एक BRI पे बड़े पैमाने पे दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हमें भी उस लाइन लेंथ में काम करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम विद द इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड अरब वर्ल्ड इज कि यहाँ पे इतने ज्यादा जंगें हैं कि ये सारी की सारी चीजें रुक जाती हुँ, हैं। एक अगर मिडल ईस्ट में जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मिडल ईस्ट सारा मसरूफ हो गया। ना मिडल ईस्ट में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बन सकता है, ना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बन सकता है। सो जो हाइफा पोर्ट है इसराइल की, वो भी वो कहते हैं जी कि हम इसको कनेक्ट करेंगे यूरोप के साथ, और इसको हम कनेक्ट करेंगे जी सऊदी अरब और बाकी ममालिक जो है मिडल ईस्टर्न, उनके जरिए हम ये कनेक्ट करने जा रहे हैं। सो इंडियंस वांटेड कि हाँ जी हम अपनी ये स्पेस एस्टेब्लिश करना चाहते थे, चाइना के ऑल्टरनेट एक प्लेटफॉर्म लेके आना चाहते थे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स के अमेरिकन जो हैं वो जब व्हेन दे गेट ऑक्युपाइड तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। फॉरगेट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो चाइना को मैनेज करने के लिए इंडो पैसिफिक जो उनकी जो डॉक्ट्रिन है उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले सके। उनको आपको पता है अपने सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो मेडिटेरेनियन में मूव करने पड़ गए, और उसकी वजह ये थी कि वो कहते जी हम वी कांट पे अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडो पैसिफिक। So the question remains कि it's an important platform, one. Secondly, अमेरिकन इसको रिकग्नाइज करते हैं। थर्डली, इंडिया ने इटली, स्पेन एंड ग्रीस, तीनों मुल्कों के साथ जो है वो बायलैटरल इनिशिएटिव्स भी डेवलप किए हुए हैं कि कल कला को हमने इस इनिशिएटिव को एक्टिवेट करना है। तो यही वो तीन मुल्क होंगे जो हमारा गेटवे होंगे टू यूरोप। सो व्हेन व्हेन इजरायली पोर्ट से चीजें मूव करेंगी यूरोप की तरफ, अच्छा अब अमेरिकन को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि जी ठीक है इजराइल इज अ पार्ट ऑफ इट, हमें और इंडियंस जो हैं उनको भी ये बात अच्छी लगेगी कि जी दे आर पार्ट ऑफ इट। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इसराइल जंगों से बाहर निकलेगा तो वो चीज कर पाएंगे ना। ठीक है, वो जंगों से बाहर ही नहीं निकलते, बड़ी मुश्किल से। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको जो है वो किया है। तो बट वन थिंग इज जिस मैंने पहले कहा कि बाइडेन जो है उसने इसको रिकग्नाइज किया है, इंडियन इनिशिएटिव को रिकग्नाइज किया। उसने कहा जी ठीक है हम इसको साथ लेके चलने को तैयार हैं। और इंडियंस का अब हौसला ज्यादा बढ़ गया है, उनको इस चीज में समझ आ गई है कि ठीक है अगर बाइडेन इसको ऑन करते हैं तो ठीक है हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन एक चीज है, ना तो ये बताया है कि इसमें कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है जी पहली बात। ना ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगी, ठीक है जी। ना ये बताया है कि जिसे कहते हैं ना कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं
वो चलेंगी। हाँ, इंडिया ने एक काम ये किया है कि इंडिया ने मिडल ईस्ट के साथ अपने कनेक्शंस तेज कर लिए हैं। इंडिया ने मिडल ईस्ट के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ा ली है, ठीक है जी। जिसमें खास तौर पर पर्टिकुलरली जो यूएई है उसके साथ, आपको याद होगा कि जब जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर बने दूसरी दफा मोदी 3.0 के अंदर, तो उन्होंने पहला दौरा किया श्रीलंका का, एंड उन्होंने जो दूसरा दौरा था वो यूएई का किया, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू मिडल ईस्ट एंड टू द यूएई कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और हमारी इस गवर्नमेंट के लिए यूएई की कितनी ज्यादा जो रेलिवेंस है वो मौजूद है। सो ये नहीं बताया जा रहा। आपको याद होगा कि 2 से 3 साल पहले ग्लासगो के अंदर ये तमाम वेस्टर्न लीडर्स G7 के ममालिक इकट्ठे हुए, वहां पे एक इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। उन्होंने कहा ये $40 ट्रिलियन की हम पैसा जो है वो लगाएंगे, और ये पैसा जो है ये अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, मिडल ईस्ट, एशिया, सेंट्रल एशिया, हर जगह ये पैसा लगेगा और हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वो इनिशिएटिव वहीं खत्म हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया, इसमें भी पैसे नहीं बताए गए कि कितनी बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या क्या एक्सपोर्ट होंगी, कौन कौन सी किस तरीके से होगा। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया एंड अमेरिका दोनों इस चीज का ऑफन दे डिस्कस इट ऑफन, वो इसको अक्सर जिक्र करते हैं और वो कहते हैं अच्छा, कि लेकिन जो है वो हम इसको सीरियसनेस शो करते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि बेशक सीरियसनेस शो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कर तो नहीं सके। तो ये एक चीज इट्स समथिंग विच इज जिसे कहते हैं ना, जिसको बहुत सारे ममालिक ये सोच के समझते हैं कि ये चाइना के मुकाबले में इनिशिएटिव तो लेके आते हैं, बट इन क्या उन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, उसके ऊपर जो अपना पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल है वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। या कि सिर्फ अभी तक यही चीज है कि इंडिया समझता है कि मैं वो लीड लेना चाहता हूँ कि जी ठीक है, मेरे मुंबई को कनेक्ट करें आप मिडल ईस्ट से, और उसको कनेक्ट करें आप हाइफा से आके चले जाएंगे आप यूरोप के अंदर, एंड दैट्स इट हमारी कनेक्टिविटी। क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को सारी की सारी अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना है, और इंडिया जो है ना ये रेड सी से भी सारे ये बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है जो रेड सी है, अगर आप देखें, और ये सारे का सारा इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे ईरान बैक वो प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, तो बहुत सारी जो ट्रेड है वो ऑलरेडी मूव कर रही है, और वो जो जिसे कहते हैं ना, वो अफ्रीका से होते हुए दोबारा यूरोप की तरफ जा रही है, विच इज कॉस्टली है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो समझते हैं कि इट्स बेटर कि हम अरब वर्ल्ड को एंगेज करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, एंड देन इजराइल तक पहुंचे और आगे से हम यूरोप खुद ही पहुंचे, बजाय इसके कि हम इस रेड कॉरिडोर में। एंड देन फिर एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है कि ये जितनी जो है आपकी उमैमा जो इजिप्ट की जो स्विस कैनाल है, अब स्विस कैनाल की भी कैपेसिटी के इश्यूज हैं, और वो कैपेसिटी के इश्यूज हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जो वेटिंग टाइम है जो जहाजों के खड़े होने का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और वहां पे प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट देयर इज समथिंग, कोई क्राइसिस आता है, रिसेंटली पता है एक जहाज खराब हो गया था, उसको कोई मसला हुआ, तो कितने दिन वो खड़े रहे, फिर पीछे जहाज जो थे वो आगे ना चल सके, वापस आप जा नहीं सकते, एंड इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कंसाइनमेंट्स उसके ऊपर होती हैं, जिसमें पूरी दुनिया वो जो जहाज के ऊपर जो कंसाइनमेंट होती है वो जरूरी तो नहीं वो एक मुल्क जानी है, वो पता नहीं कितने मुल्कों में जानी है, कितनी कंपनियों की कंसाइनमेंट है, कितने मुल्क उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो समझते हैं कि ये जो इलाका है रेड सी का, इट्स गेटिंग डेंजरस, एंड इंडिया की एक ही प्राइमरी वो नीड है, सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। आप अगर डॉक्टर जयशंकर को सुने तो ही विल ओनली टॉक अबाउट सप्लाई चेन को कैसे हमने सिक्योर करना है, वो अपनी सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करते हैं कि इसको सिक्योर करना है, रिजिलियंट सप्लाई चेन होनी चाहिए, एंड देन हमें वो रास्ते बदलने चाहिए। एंड देन उमामा, आप मजे की बात देखें, मैं कल रात सोच रहा था कि जो इंडिया और रशिया का आपस में जो एक एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली, जो प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान गए हुए थे भी मॉस्को, और वो रशियंस के साथ गए थे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो खैर कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं मुझे लगा, लेकिन इवन देन कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए गया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा नहीं ख्याल रशियंस कभी भी न्यूक्लियर वेपन या कुछ इस तरह की चीज देंगे उनको, बिकॉज इट्स टू अर्ली। बट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ
देयर इज ए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है जी, स्टार्टिंग इट फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग से लेके वहां से शुरू होता Yes. है, वो ब्लैक सी या ईरान, ईरान से वो निकल के तो इंडिया आ जाता है, दूसरा मुंबई आ जाता है। दूसरा जनाब कॉरिडोर कौन सा है जी, मुंबई से निकलेंगे, मिडल ईस्ट जाएंगे, मिडल ईस्ट सारा होता होता इजराइल जाएंगे, यूरोप जाएंगे। इन दोनों कॉरिडोर में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। या तो हमें Hmm. फिक्र नहीं है, या हमारे पास ना कोई सामान आता है तो ना सामान जाता है। हमें यह है कि ना हमारे घर को शायद आमदी तो ना कोई शायद जाती, तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है कि भाई ठीक है, जिनके घरों में सामान आता है वही इन कॉरिडोर्स का फायदा उठाएं। सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी हमारी ये सुनने में पता चला था कि जब रिसेंटली एससीओ के हवाले से नहीं सॉरी, जब ब्रिक्स की समिट हुई उसके अंदर काजान रशिया के अंदर, तो उस वक्त एक बात चली थी कि दी रशियंस हैव ऑफर्ड अस कि वो इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बने। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ईरान से ये कॉरिडोर सीधा मुंबई तो जाता है, लेकिन इंडियंस ये नहीं मानते कि आप इस कॉरिडोर को वहां लेके जाएंगे। सो इंडिया Hmm. दोनों कॉरिडोर का बेनिफिशियरी है। इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी बेनिफिशियरी है, इंडिया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी बेनिफिशियरी है। और Corridor. हम सी पैक को भी अल्लाह के हुक्म से उस तरतीब से नहीं चला सके जिस तरतीब से हमें चलाना था। ना हम वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सके हैं, ना हम जो है ना वो आगे की तरफ जा सके, बल्कि आपने वो पूछना था ग्वादर के वाले से भी, तो इसी के साथ ही ना उसको that it, I was about to ask you, but one thing is कि देखें सर, देखते हैं ना कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करती है या नहीं, दैट इज इवन समथिंग टू, बट आई development with, I think Trump would be very eager to pursue these sort of projects. However, coming back to CPAC and Gwadar, um, interestingly, flight operational हो गई है इधर. So, how do you see narrative तो ये build किया जा रहा है कि भाई it is for economic and tourism और ये boost करने के लिए है. Do you see some substance here? देखें, मैं फ्रैंकली मामा मैं अभी गया हुआ था ग्वादर 2 महीने पहले, ये नवंबर में गया हुआ था। एंड यकीन करके माने खूबसूरत जगह है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मज़ेदार जगह है, मज़े की है, देखने वाली है। और लेकिन मसला ये है कि हमारा वो ध्यान ही नहीं है, हमारा वो ध्यान ही नहीं है कि हमने कैसे इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि वो जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस कॉरिडोर का फ़ायदा उठाया है टू इंटरनेशनलाइज देयर ओन मिजरीज, पर्सनल चैलेंजेस, दिस एंड दैट। ठीक है जी। सो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो उस चीज़ को जो है वो उसमें लगे हुए हैं कि हमारी जो अपनी जो मुश्किलात हैं उसको वो कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि अपनी मुश्किलात तो करें, लेकिन आम जो बलोच है उसको तो नुकसान हो गया। आप देखें ये जो चाइनीज, थैंक्स टू चाइनीज, चाइनीज हमारी कहाँ-कहाँ मदद करें, ठीक है जी, कि थैंक्स टू दिस चाइनीज ये एयरपोर्ट भी उन्होंने बना के दिया है हमें। लेकिन क्या हम वहाँ पे कोई लेके जा सकते हैं? कोई टूरिज़्म, कोई वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी को लोगों को लेके जा सकते हैं? मुझे सिर्फ़ इतना पता है, यकीन करके मानें, व्हाट अ प्लेस इज़ दिस! क्या खूबसूरत जगह है ग्वादर। और आप अगर वहाँ पे जाएँ एंड इफ यू वुड सी कि कितना खूबसूरत सनसेट होता है, कितना खूबसूरत सनसेट है। मतलब इन बीचेस को देखने, इन बीचेस पे जाने के लिए हम यूरोप और टर्की और पता नहीं किधर-किधर के रुख करते हैं, और इतने खूबसूरत बीच हैं वहाँ पे, इतने खूबसूरत ब्लू वाटर है। अभी तक तो हमने इसको गंदा भी नहीं किया, मतलब इतना हमने साफ रखा है, ना हम वहाँ गए हैं ना गंदा किया, वरना अल्लाह के हुक्म से जिस तरह हमने कराची को गंदा किया हुआ है, मतलब कराची के समंदर में तो आप शायद अपना हाथ या पाँव रखें तो जल जाए अंदर ही हो, या तेजाब में सड़ जाए अंदर ही, इस तरह का गंदा पानी कुछ जगहों पे है। तो लेकिन ग्वादर को हमने साफ सुथरा रखा हुआ है, बिकॉज वो अभी क्योंकि हमारा रश नहीं गया, हमारी उस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो लेट्स सी कि ये जो चाइनीज ने हमें बना के दिया है, ये जो है एयरपोर्ट, Infrastructure. इसमें कुछ जहाज उतरता भी है कि नहीं उतरता। लेकिन अब क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले 9-10 महीनों में शायद 4-5 जहाज आए हैं ग्वादर, और वो भी सरकारी जहाज पाकिस्तान ने डेलिबरेटली डाइवर्ट किए हैं वहाँ पे कि जी वहाँ पे जाएं। सो उन जहाज़ों ने जब जाके अनलोडिंग होनी है वहाँ पे
आगे से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है तो इट कॉस्ट अ लॉट। तो सबका ध्यान ही होता है हम कराची चले जाएं, वहां पे हमें हर चीज मिलेगी, ग्वादर कौन जाएगा। सो ये बलूचिस्तान के लोगों को सोचना है कि वो अगर इसी तरह चीजें हाँ, चलाएंगे, तो अगर इसी तरह ही निज़ाम चलाएंगे तो उनको कोई एडवांटेज नहीं होगा। उनको और अगर वो इसी तरह दहशतगर्दों ने इसको होस्टेज बना लिया, जो कि बनाया हुआ है ग्वादर को, तो देन वी वोंट बी इन अ पोजीशन कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और चाइनीज़ भाई भी हमारे सारे नाराज़ बैठे हुए हैं, ना तो हम उनको सिक्योर कर सके और ना ही हम उनके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा उठा सके, जबकि चाइनीज़ दुनिया में जहाँ जाते हैं खुद भी फ़ायदा उठाते हैं और बाकी लोगों को भी जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी फ़ायदा दिलवाते हैं। इंडीड जी। द पॉइंट इज़ कि हमने सीपैक फेज़ 2 शुरू कर दिया है एंड इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान के ईरान से भी बायलैटरल रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? डू यू सी कि वो जो हमारे पास जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको हम एड्रेस करना शुरू हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमने ईरान के ईरानियों की, आपको पता है वो आ रही है जो बिजली तो ग्वादर में ईरान से आ रही है, ठीक है। तो हुँ, वो तो ठीक है, हमने ये भी बात की कि जी, मैं आपको मजे की बात बताऊं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा जी बॉर्डर मार्केट्स खोल दिए, ठीक है। हुँ, वो समवन टोल्ड मी द डे दे लेफ्ट, वो सारी बॉर्डर मार्केट्स उठा के ले गए वहां से, दोनों साइड से। मतलब सुनने में आया कि वो कोई भी बॉर्डर मार्केट्स नहीं है। तो वो एक दिन उन्होंने ठेले ठुले लगाए अपने, अगले दिन वो सब उठा के ले गए। तो यहाँ अगर चल रही है तो वो इनफॉर्मल सी चल रही है जैसे पहले चलता है, क्योंकि बेसिकली बॉर्डर मार्केट्स का बनाने का मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन मिलें, इन्वेस्टमेंट्स हों, टैक्सेस दें, हुकूमतें इनको फॉर्मलाइज करें, लोकल करेंसीज में बेशक कारोबार कर लें, इंगेज कर लें, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, अफगानिस्तान के साथ हम काम कर नहीं सकते, ईरान के साथ हमें करने दिया नहीं जाता, इंडिया हमारे लिए ऑलरेडी नो गो एरिया है, चाइना के हुँ। साथ हम compete ही नहीं कर सकते। सो बस ऐसे ही हम फंसे हुए हैं। तो फिर हम हमें वो हमें वी नीड टू वर्क ऑन दिस, ये बड़ी सीरियस चीज़ है कि ईरानियों को ही हम इंगेज कर लेते हैं एटलीस्ट। अब देखें ना, ये जो नया ग्वादर एयरपोर्ट बना है, 230 मिलियन की ग्रांट है चाइनीज की, $230 मिलियन की ग्रांट है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पता नहीं कुछ 100 अरब रुपया बनता होगा, कितना बनता है ये, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली है कि चलो यार, इनको ये चीज़ बना दो, ताकि हम ये कहेंगे हमने अपना काम कर दिया। और मेरा ख्याल है कि इसकी लैंड भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई 4,500 एकड़ लैंड है इस एयरपोर्ट की, कोई 4 लाख पैसेंजर्स इसमें जो है वो एनुअल आ सकते हैं। वो 3.5 किलोमीटर का इसका रनवे है, ठीक है। बड़े बोइंग आ सकते हैं, 747 एंड A380 एयरबस वहाँ पे जा सकते हैं। सो इट मीन्स कि उन्होंने आपके लिए मौका दे दिया, चाइनीज़ ने, तरक्की हमने करनी, ग्रो हमने करना है। एंड देन थैंक्स टू हमारे जो बलोच मिलिटेंट्स भाई हैं, उनका शुक्रिया कि वो नहीं चाहते कि बलोच तरक्की करें, वो नहीं चाहते। और बलोच वहाँ पे जो है उनको भी चाहिए कि प्रेशराइज करें कि इनका हमने कैसे फ़ायदा उठाना है। अगर आज लोगों को पता चले वहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, तो हर बंदे का दिल करेगा। आई स्पोक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैमो, उसने मुझे बताया कि उसकी 400 एकड़ ज़मीन है ग्वादर के करीब ही, ठीक है। तो वो कहता है मैंने तो जाके कभी पोसेशन भी नहीं ली उसकी, वो पड़ी हुई है बंजरी। और वो इसलिए नहीं ली, कहता मैंने अभी तो अपने नाम भी नहीं पूरी तरह करवाई, क्योंकि वो बड़ा एक्सपेंसिव था, दिस एंड दैट, वो पता नहीं क्या क्या मुझे स्टोरियां सुना रहा था। सो वो 400 एकड़ लैंड उस वक्त हमने कहा ग्वादर तरक्की करेगा, तो लोगों ने बहुत पैसा लगाया। लेकिन अब वो वहां पे वो पंजाबियों को भी नहीं देखना पसंद कर, वो कहते हैं पंजाबी ना आए वहां पे, अगर पंजाबी आया तो इसको हम छोड़ेगा नहीं। तो बस ये सिचुएशन है। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द कंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम, मुझे ये बताएगा कि इंडियन रिपब्लिक डे हो रहा है एंड वो दे विल बी showing their armaments, different technologies. How do you see that from a expert point of view? देखिए, ये जो रिपब्लिक डे के ऊपर इंडिया दिखा रहा है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सिंपल सी बात है, इट्स अबाउट Mm, डेमोन्स्ट्रेट करना अपनी मिलिट्री माइट को, ठीक है जी, कि इंडिया की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं।
ठीक है, ये इसका पहला होता है कि ये सिंबलिज्म में आता है। या कोई भी जो मुल्क होता है वो अपने नेशनल जो प्राइड है वो दिखाता है, जैसे हम आपको पता है 23 मार्च को दिखाते हैं। सो ये इन्होंने अपना वो मिलिट्री माइट दिखाना चाहते हैं। देन कम्स आपका जो जी नेशनल प्राइड कि जी पैट्रियोटिक है हम, इसमें लार्जली ये सिंबलिज्म है कि जो कुछ हो रहा है ना ये। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी, इंडिया सेल्फ रिलायंस फोकस कर रहा है। ठीक है, और सेल्फ रिलायंस पे ये है कि हम आत्मनिर्भर भारत, हम हर चीज खुद बनाएंगे, हर चीज खुद करेंगे, ये एक वो है। ये बेसिकली लार्जली वो जो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये जो सेल्फ रिलायंस है, ये जो सेल्फ रिलायंस है, इट इज नेसेसरी to give a message to foreign companies to come and invest here. तो वो they want to bring the foreign companies, वो यहाँ पे लाना चाहते हैं, उनको कहते हैं इन्वेस्ट करो। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आएगा। सो वो कहते हैं कि हमारे साथ, हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम हमें हेल्प करें, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और फिर हमारे साथ मिलके यहाँ पे चीजें बनाएं ताकि हम लोगों को फायदा हो। सो एटलीस्ट दिस स्लोगन हैज ए मीनिंग। इस स्लोगन की मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल उनका जो है ब्राह्मोस है, जिसपे मैंने पहले भी बात की है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो आ रहे हैं वहां पे और सुनने में आया कि वो ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे वांट टू डू इट। सो वो अपनी एंड देन वो अपनी डिटरेंस भी आप दिखाते हैं। When you show your military muscles, it's basically part of deterrence, and it's a marketing strategy as well. ये मार्केटिंग भी होती है। एंड चाइना जैसा मुल्क जो है वो जब देखेगा कि इनके पास ये है तो वो चाइनीज समझेंगे कि जी हाँ, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी का तोड़ है। पाकिस्तान समझेगा जी हाँ जी, इनके पास अगर ये चीज है तो व्हाट वी नीड टू गेट मोर। एंड देन आप सारी की सारी अपनी जो टेक्नोलॉजिकल शोकेस है, टेक्नोलॉजी भी दिखानी होती है कि जी हाँ, हम मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं, हम अपनी डेवलपमेंट भी, इंडिजिनस डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। एंड देन आपको पता है वो सारी के सारे जो मिसाइल हैं या उनकी जो मिलिट्री है, उसका जो हेरिटेज है, वो सारा कर उसको वो कल्चर से लिंक करते हैं। ठीक है जी, वो इसको कल्चर से लिंक कर देते हैं और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश करते हैं। आपको पता है इंडिया के जो मिसाइल हैं उनके बहुत सारों के जो नाम है वो भी वो कहते हैं जी हमारी, जैसे हमने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, इस तरह उन्होंने भी इसी तरह अपने मिसाइल के नाम जो है वो डिफरेंट जिसे वो कहते हैं रिलीजियसली मोटिवेटेड या कल्चरल के हिसाब से उन्होंने रखे हुए हैं। सो इंडिया इज गोइंग टू डू दिस जस्ट टू गिव अ मैसेज अपनी, एंड देन टू विन ओवर द पीपल। लोगों को भी तो जीतना होता है ना। यू हैव टू टेल द स्टोरी पीपल। आपने अपने लोगों को कैसे एंगेज करना है, आपने अपने लोगों के लिए क्या एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करना है। तो ये चीज है। लेट्स सी इस दफा कोई नई चीज दिखाते हैं, पुरानी है, या कोई नया चीजें ऐड करते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों जो हैं वो करने जा रहे हैं। फिर आपको पता है एक और चीज भी वो ये करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली उनके दिमाग में एक चीज होती है कि कॉन्टिन्यूसली वो हर साल, जो कि पाकिस्तान जिसको अभी ध्यान नहीं दे सका, हर साल वो एक कोशिश करते हैं कि एक लीडर को इनवाइट करें, और वो जो लीडर है वो चीफ गेस्ट, और पर्टिकुलरली वो मुस्लिम वर्ल्ड से इस लीडर को बुलाते हैं। आप देखें ना, ये सारे जितने मुस्लिम वर्ल्ड से लीडर आए हुए हैं, क्या ये कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे? कभी भी नहीं। सो इवन की बातें तो इस वक्त ये चल रही थी कि जी जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हम इनको, हम ये वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं 26 को, तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि हमने डीहाइफनेट कर दिया हुआ है। जो पाकिस्तान आएगा वो इंडिया नहीं आएगा, जो इंडिया आएगा वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो इस तरह की बातें भी शुरू हुई। लेकिन मेरा ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग। लेट्स सी हाउ इट गोज, और उनका ट्रिप कैसे चलता है, और वो कितना कामयाब रहता है, और क्या इंडियंस उनको रोक लेंगे पाकिस्तान आने से, या वो पाकिस्तान आएंगे। Thank you so much for the insightful information, sir. And with that, we will wrap up. Thank you. Signing out, Umaima. जी